नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमिक करंट अफेयर सीरीज़ की डिस्कशन में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पहला पॉइंट है इसका, इंडिया एमंग वर्ल्ड्स मोस्ट इक्वल सोसाइटी। मतलब जो अभी जो सर्वे आया है वर्ल्ड बैंक का स्प्रिंग 2025 पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, इसके हिसाब से इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ जो है वन ऑफ द मोस्ट इक्विटेबल सोसाइटीज़ है। क्यों, किस टाइप की इक्विटेबल सोसाइटीज़ है और कैसे? तो क्या है कि देखिए, जैसे इनइक्वलिटी और इक्वलिटी को मेजरमेंट करने के लिए क्या है कि गिनी कोफिशिएंट होता है। गिनी इंडेक्स के थ्रू जो है हम इनइक्वलिटी को मेजर करते हैं। तो ये जो इंडिया का इंडेक्स वैल्यू है गिनी इंडेक्स, वो 25.5 है, मेकिंग इट द 4th मोस्ट इक्वल कंट्री। और नंबर 1 इक्वल कंट्री क्या है? स्लोवाक रिपब्लिक। नंबर 2 पे है स्लोवेनिया। नंबर 3 पे है बेलारूस। तो इस तरीके से इनके बाद जो है 25.5 इंडिया का जो है गिनी इंडेक्स वैल्यू है, और इंडिया जो है वर्ल्ड की 4th मोस्ट इक्वल सोसाइटी, इक्वल इकोनॉमी है। गिनी इंडेक्स में इंडिया का जो इंडेक्स वैल्यू है 25.5 है, वहीं यूनाइटेड किंगडम का 32.4 है, 35.7 चाइना का है, और यूएसए जो है 41.8 है। मतलब इधर जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे जो है इनइक्वलिटी, मतलब इस डायरेक्शन में अगर हम बढ़ रहे हैं तो इनइक्वलिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। गिनी इंडेक्स को मेजर करने के लिए जो है हम यूज करते हैं लॉरेंज कर्व। ये जो है लॉरेंज कर्व जो है उसको जो है वो इनइक्वलिटी को मेजर करता है। ये जो 45 डिग्री वाला जो लाइन है, ये जो 45 डिग्री वाला लाइन है, ये जो है ये परफेक्ट इक्वलिटी को शो करता है। मतलब अगर ये इस लाइन को अगर कोई सोसाइटी फॉलो कर रही है तो वो क्या है, परफेक्ट इक्वल है। और जैसे जैसे इस लाइन से दूरी बढ़ते जाती है, ये जो कर्व बढ़ता जाता है मतलब डीप होता जाता है। मतलब अगर ये कर्व ऐसे है, अगर मान लीजिए, तो ये जो है मोर इनइक्वल, मतलब जब सबसे ज़्यादा असमानता इस जो है इस सोसाइटी में होगी। अगर ये कर्व इससे ऐसे है और ये डी है, ये सी है, तो डी वाला जो है वो मोस्ट अनइक्वल है। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो वो जो है इक्वलिटी की तरफ जो है हमारा बढ़ते जाता है। तो अगर इंडिया का अगर ये वाला कर्व है, अगर इंडिया का कर्व इक्वलिटी वाला जो गिनी कोफिशिएंट वाला कर्व ये है, तो वहाँ पर यूएसए का जो है ये डी वाला आएगा। ठीक है, ये क्या करता है, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेल्थ और कंजम्पशन अक्रॉस द पॉपुलेशन। स्कोर रेंज 0 to 100। मतलब जो है ये जो गिनी इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 0 से 100 तक, मतलब 0 से 1 लेते हैं। ठीक है, 0 से 1 तक की वैल्यू में क्या होता है कि अगर सबसे लोअर वैल्यू है तो वो इक्वलिटी की तरफ जाता है, और सबसे हायर वैल्यू जो है वो इनइक्वलिटी की तरफ जाता है। तो लोअर गिनी इंडेक्स इंडिकेट मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वाइस वर्सा। तो 0, जैसे इंडिया का जो है इंडेक्स की वैल्यू है, ये देखिए, ये जो है 0 से 1 वाला जो है वो लॉरेंज कर्व वाला जो है वो इसकी वैल्यू बताई जा रही है। और 0 से 100% का जो मेजरमेंट है वो बताता है कि जितना 100% की तरफ शिफ्ट होगा उतना जो है इनइक्वलिटी, मतलब असमानता जो है वो ज़्यादा दर्शाता है। मेजर्ड एरिया बिटवीन लॉरेंज कर्व ये है 45 डिग्री वाला लाइन। ठीक है, एंड हाइपोथेटिकल लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी। मतलब जो है ये जो वाला लाइन 45 डिग्री वाला जो है हाइपोथेटिकल लाइन एब्सोल्यूट इक्वलिटी वाला दिखाता है, और ये जो लॉरेंज कर्व वाला लाइन है ये दोनों के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं, और द गैप बिटवीन द टू एक्सप्रेस्ड द परसेंटेज ऑफ द मैक्सिमम एरिया अंडर द लाइन ऑफ एब्सोल्यूट इक्वलिटी। लार्जर द गैप, मतलब जितना वो बड़ा कर्व रहेगा, द मोर अनइक्वल द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सोसाइटी। लॉरेंज कर्व क्या करता है, प्लॉट क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ टोटल इनकम रिसीव्ड अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ द रिसिपिएंट। मतलब पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो है इनकम को ये एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना जो है नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी रिबेसिंग। मतलब जो है जीडीपी में जब बेस ईयर का रिवाइज होता है तो उसको बोलते हैं हमारे तरीके से रीबेसिंग। ठीक है, तो नाइजीरिया में क्या हुआ है कि रीबेस्ड इट्स जीडीपी शिफ्टिंग द बेस ईयर फ्रॉम द 2010 से 2019। मतलब जो है नाइजीरिया में बेस ईयर को 2010 से 2019 रिवाइज किया गया। क्यों रिबेसिंग किया गया? जीडीपी रिबेसिंग रिप्लेस द ओल्ड बेस ईयर विथ रिसेंट वन टू बेटर रिफ्लेक्ट करंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो जो करंट इकोनॉमिक रियलिटीज़ है, एक्टिविटीज़ है, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए समय समय पर जो है बेस ईयर रिवाइज किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है? इनेबल बेटर पॉलिसी मेकिंग डिस्पाइट बिंग स्टेटिस्टिकल, इट्स इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। मतलब जो स्टेटिस्टिकल जो है ये एक एक्शन होता है, लेकिन ये क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो है वो भी डिमांड करती हैं कि आप समय के साथ जो है अपने बेस ईयर को रिवाइज करें, ताकि जो रियल जो है करंट जो है इकोनॉमिक अफेयर उसको जो है वो जज किया जा सके। बेस ईयर क्या होता है? ये एक बेंचमार्क ईयर होता है। मतलब जो है किसी चीज़ को मापने का एक पैमाना होता है।
तो ये बेंचमार्क ईयर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन इन द इकोनॉमिक इंडिकेटर लाइक जीडीपी का भी बेस ईयर होता है। हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं तो वो भी किसी न किसी एक ईयर को रेफरेंस लेकर के ही मेजर करते हैं। वैसे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जितने भी ये इंडेक्स हैं ये कहीं ना कहीं जो है ये किसी को बेस ईयर मान करके अपने डाटास को रिलीज करते हैं, करंट डाटास को। इट रिप्रेजेंट्स द ईयर अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस इन द अदर ईयर इज मेजर्ड। मतलब जो है पिछले किसी एक साल के कंपैरिजन में करंट परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं विथ इंडेक्स वैल्यू सेट एट 100 इन द बेस ईयर। और जो बेस ईयर होता है, जैसे कि मान लीजिए 2010 में अगर ये बेस ईयर था तो 2010 में उस बेस ईयर में जिस चीज़ को मेजर करते हैं उसको हम 100 मान लेते हैं। अब उसके बाद जो है 2011, 12, 13 मतलब जो फॉलोअप जो ईयर्स होते हैं उसमें जो भी ग्रोथ होता है वो उसमें एड ऑन होता जाता है। अब 2010 से 2019 कर दिया गया है अगर बेस ईयर, तो इसको जो है 2019 में बेस ईयर रिवाइज करने के बाद ये वाला जो 100 है पॉइंट ये 2019 में शिफ्ट हो जाता है। इंडिया का बेस ईयर क्या है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ना उसने सेट किया है क्या कि बेस ईयर जीडीपी फ्रॉम 2011-12 टू 22-23 मतलब रिवाइज करने के मतलब जो है प्रपोजल अभी चल रहा है। रिवाइज नंबर एक्सपेक्टेड इन फरवरी 2026 मतलब फरवरी 2026 में इंडिया की जीडीपी का बेस ईयर जो है 2011 से शिफ्ट करके 2022 करने का अभी प्रपोजल चल रहा है। करेंटली इंडियाज जीडीपी कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द कांस्टेंट एंड करंट प्राइस यूजिंग 2011-12 एज अ बेस ईयर। मतलब जो है कांस्टेंट और करंट प्राइस पे जो है जीडीपी का कैलकुलेशन 2011-12 के बेस ईयर को मान करके होता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इंडिया बिकम्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब इंडिया की जीडीपी जो है, जो नॉमिनल जीडीपी है वो वर्ल्ड की, यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी की बात हो रही है यहाँ पे, वो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है। तो नंबर 1 पे कौन है, यूएसए, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे जर्मनी और नंबर 4 पे इंडिया। और इंडिया ने किसे पीछे किया है, वो जापान को पीछे किया है। तो अब जापान जो है टुडे जापान इज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इंडिया इज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वो भी इन नॉमिनल जीडीपी टर्म्स एज पर द, और किसके रिपोर्ट के तहत हम ये जो रेफरेंस जो ये न्यूज़ है वो किसके रिपोर्ट के बेसिस पे हो रहा है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो एक रिलीज करती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये पब्लिश करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसमें जो है ये दिखाया गया है कि इंडिया बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसमें क्या हाईलाइट किया गया है इस वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट में, जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है उसको इसने प्रोजेक्ट किया है कि 2.8% की दर से बढ़ेगी, राइजिंग स्लाइटली टू 3% इन 2026। मतलब 2025 में 2.8% था, उससे जो है बढ़ करके 2026 में वो 3% बढ़ेगा। इमर्जिंग इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो एक्सपांड हो सकता है 3.7%। मतलब ये जो है आउट परफॉर्म करेंगे किसको, डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमी जो है वो उनके ग्रोथ रेट से जो है इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ का ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा। एजिंग पॉपुलेशन ड्रिवन बाय लोअर फर्टिलिटी, जैसे किसी भी सोसाइटी में एजिंग पॉपुलेशन क्यों आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, मतलब वो वैसा पॉपुलेशन का जो है काउंटिंग जिसमें ज़्यादा एज मतलब 60, 65 या उससे ज़्यादा एज के लोग अगर ज़्यादा हैं, या मतलब अगर पिछले हमारे सेंसस में पिछले काउंटिंग में से बढ़ करके अगर आ रहा है, अगर हायर एज पॉपुलेशन ग्रुप का सेगमेंट, तो हम क्या बोलते हैं कि वो सोसाइटी जो है वो जो है एजिंग की तरफ शिफ्ट हो रही है। तो ये एजिंग की तरफ शिफ्ट होने की वजह से ड्रिवन बाय लोअर फर्टिलिटी, मतलब जो है रीजन क्या है, एक तो जो है लोअर फर्टिलिटी मतलब जो है एक तो बर्थ रेट जो है वो कम हो जाना, दूसरा जो है लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो है दूसरा जो है व्यक्ति के जो है जीवन काल में बढ़ोतरी, मतलब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मान लीजिए 75 है, 65 है, 65 है, वो बढ़ करके अगर आपका 80 हो गया तो इससे जो है ओवर एज पॉपुलेशन की भी की काउंटिंग जो है वो बढ़कर आती है। तो इसके चलते क्या होता है, लोअर फर्टिलिटी रेट, उसे बर्थ साइकिल में बर्थ रेट में कमी आ जाती है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में डेथ रेट में कमी आ जाती है। इससे क्या होता है, ट्रांसफॉर्म डेमोक्रेटिक एडवांटेज इनटू द ग्रोथ कांस्टेंट। इससे क्या होता है कि जो डेमोग्राफिक एडवांटेज मिलना चाहिए, डेमोग्राफिक एडवांटेज या डेमोग्राफिक डिविडेंड ये टर्म्स है जिसमें जिस किसी इकोनॉमी में अगर वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, खास करके 20 साल 25 साल 30 साल की एज के लोग अगर ज़्यादा हैं तो प्रोडक्टिव हैं, स्किल्ड हैं, तो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उससे होने वाले फ़ायदे को, इकोनॉमी में होने वाले फ़ायदे को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक एडवांटेज या डेमोग्राफिक डिविडेंड्स।
ठीक है। लेकिन क्या है कि एजिंग पॉपुलेशन होने से की वजह से क्या होता है, डेमोग्राफिक एडवांटेज जो है वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, ग्रोथ कॉन्स्टेंट। मतलब जब ज़्यादा एज के लोग हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि एक तो इकोनॉमिक आउटपुट उनसे नहीं मिलना है, प्लस गवर्नमेंट की ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट मशीनरीज वगैरह जो है उनके मेंटेनेंस में चली जाती हैं, जैसे हेल्थ चाहे अदर सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब चीज़ों में चले जाने की वजह से जो है एक तरीके से ग्रोथ कांस्टेंट हो जाता है। ग्लोबल एवरेज एज कुड इंक्रीज बाई 11 ईयर बिटवीन 2020 टू 2100, मतलब 2020 से लेकर के 21, मतलब 80 सालों में जो है ग्लोबल एवरेज एज जो है वो इंक्रीज हो सकती है कितना, 11 साल। ये किस रिपोर्ट में बताया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जो कि IMF द्वारा रिलीज किया जाता है। जब भी हमको जो है मतलब जो है इस टाइप के डाटा कभी मेंस वगैरह में कोट करते हैं तो वो रेफरेंस में हमको देना होता है कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल स्टैटिस्टिकल डे। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है कब, जून 29 को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है किसका, पीसी महलनोबिस का। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 2007 में, और अब जो है 2025 जो है थीम ईयर क्या है कि 75 ईयर ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे का जो है 75 साल हो गया है, तो उसका एक 2025 ये थीम ईयर है। पीसी महलनोबिस कौन थे, जिनके नाम पर जो है हम नेशनल स्टैटिस्टिकल डे मनाते हैं, तो इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन 1931, मतलब 1931 में ISI की स्थापना इन्होंने की थी। नाउ एज ए नेशनल इंस्टीट्यूट अब है ये अंडर द ISI एक्ट 1959। इसने जो है इस संस्था ने हेल्प टू क्रिएट NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, फिर CSO एंड इंडियाज नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, मतलब इन्होंने मतलब इसमें हेल्प किया था NSSO, CSO और नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम को जो है डेवलप करने में इंडिया में। फाउंडेड द सांख्य जनरल, इन्होंने एक सांख्य जनरल को भी जो है लॉन्च किया था, उसके जो है ये पब्लिशर थे। इंस्पायर्ड बाय द बायोमेट्रिका टू प्रमोट स्टैटिस्टिकल रिसर्च, तो स्टैटिस्टिकल रिसर्च को मतलब प्रमोट करने के लिए सांख्य जनरल जो है इन्होंने लॉन्च किया था। महलनोबिस डिस्टेंस इनका एक थ्योरी है। 5 ईयर प्लान में इनका सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है, जिसके चलते हम जानते हैं कि महलनोबिस मॉडल जिसको बोलते हैं, वो सेकेंड 5 ईयर जो प्लान था हमारा 1956 से 61 में, उसमें गवर्नमेंट का जो फोकस था हेवी इंडस्ट्री की तरफ फोकस था। तो ये जो है ये इनके रिकमेंडेशन से, इनके एडवाइस से जो है उस फाइनेंशियल उस प्लानिंग ईयर को जो है 5 साल का जो प्लानिंग ईयर था उसमें जो है ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें जो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस क्या है कि ये जो है महलनोबिस के सिफारिश के चलते जो है इस संस्था का जो है गठन किया गया था, रिकमेंडेड बाय नेशनल इनकम कमेटी चेयर बाय द महलनोबिस। तो नेशनल इनकम कमेटी की सिफारिश से NSS का स्थापना किया गया था। मैंडेट क्या था इसका कि कलेक्ट लार्ज स्केल पीरियोडिक डाटा फॉर द पॉलिसी एंड प्लानिंग, मतलब जो है लार्ज स्केल डाटा कलेक्ट करना है, जिससे कि जो है समय समय पर जो है पॉलिसी और प्लानिंग जो है सही तरीके से प्लानिंग जो है और पॉलिसी जो है सही तरीके से बनाई जा सके और उसका जो है एग्जीक्यूशन किया जा सके। फर्स्ट राउंड ऑफ NSS क्या था, 1985-91 में फर्स्ट राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का कंडक्ट किया गया था, कवरिंग रूरल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब उस समय के ग्रामीण क्षेत्र के जो है सामाजिक और आर्थिक कंडीशन को एक तरीके से इसमें कवरेज मिला था। सर्वे राउंड क्या होता है, मोस्ट राउंड स्पान 12 मंथ, मतलब 12 मंथ का जो है वो सर्वे होता था। स्पेसिफिकली राउंड लास्ट 6 मंथ, मतलब 6 महीने से लेकर के 12 महीने तक जो है वो सर्वे चलता था। फंक्शन एज ए सर्वे डिवीजन विथ इन NSO, सर्वे डिवीजन NSO के अंतर्गत क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अंतर्गत में जो है सर्वे डिवीजन का कार्य करता है सिंस 2009 रीऑर्गेनाइजेशन। फंक्शन क्या है NSS का, शेप्स लाइक MG नरेगास, अब तो इसका नाम हो जाएगा जी राम जी हो गया है, ठीक है, इस स्कीम का, लेकिन ये हम 2025 का जो है करंट अफेयर डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेफ स्कीम लाइक MG नरेगास, PDS, आयुष्मान भारत, तो ये स्कीम का जो है सर्वे और उसके बाद जो है जो भी इसमें सेप्स मतलब जो है कुछ करेक्शन वगैरह होता है तो इनके सर्वे के रिजल्ट के आधार पर होता है। ट्रैक्स एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू पीरियडिक हाउस होल्ड सर्वे, तो पीरियडिक हाउस होल्ड सर्वे भी करते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की भी जानकारी हमको मिलती है। सप्लाईज इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा वाया रूरल एंड अर्बन प्राइस इंडाइसेस, मतलब अर्बन और रूरल प्राइस, जैसे मान लीजिए CPI अर्बन, CPI रूरल के जो डाटा रिलीज होते हैं तो उसके भी सर्वे जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अभी प्रेजेंट जो है करंट स्टैटिस्टिकल फ्रेमवर्क इंडिया में क्या कैसे चल रहा है, तो लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि जो डेटा कलेक्शन करना है जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह से संबंधित जो है, तो वो क्या अलाउ द सेंटर टू कलेक्ट
स्टैटिस्टिकल डाटा ऑन यूनियन सब्जेक्ट, मतलब यूनियन सब्जेक्ट के जो डाटाज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कलेक्ट करना। अंडर द यूनियन लिस्ट एंट्री 94, मतलब यूनियन की लिस्ट में 94 की एंट्री में ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ करता है। कंकरेंट लिस्ट में जो है जो एंट्री 45 है उसमें क्या किया है कि एम्पावर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट टू हैंडल जनरल स्टैटिस्टिक्स, मतलब जनरल जो है सामान्य जो है स्टैटिस्टिक्स का जो है डाटाज ये दोनों सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है वो कवर करते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत। रिलेवेंट एक्ट क्या है इस मतलब इस स्टैटिस्टिक्स में कि सेंसस एक्ट 1948, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 और स्टैटिस्टिकल एक्ट 2008, इसके अंतर्गत जो है इन एक्टों के तहत जो है इनको सर्वे और सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार प्राप्त है। देखते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये क्या है। तो ये जो है फॉर्म्ड इन 99 बाय मर्जर ऑफ 2 डिपार्टमेंट, मतलब ये जो मिनिस्ट्री जो है 2 डिपार्टमेंट को मिलकर के बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये 2 अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे। ठीक है, 2 विंग थी कंप्राइजिंग स्टैटिस्टिकल विंग और दूसरा क्या है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग, ये 2 विंग थे। ठीक है, और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन वाले विंग में क्या था कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन अभी भी जो है इसमें क्या देखता है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में एक तो MPLAD मतलब जो सांसदों को जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड होते हैं उसको, फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो गवर्नमेंट का होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, ये सब जो है प्रोग्राम का जो है इम्प्लीमेंटेशन ये सब ये संस्था देखती है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के बारे में देखिए कि 2019 में जो है इसको क्रिएट किया गया था एज ए अम्ब्रेला बॉडी इन द सेंस कि ये मेन बॉडी हो गया। इसके अंतर्गत जो है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कि NSO के अंतर्गत सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस भी आ गया और NSSO भी आ गया। तो ये अम्ब्रेला स्कीम हो गया NSO, और इसके अंतर्गत CSO भी है और NSSO भी है। तो इस तरीके से जो है एक मतलब जो है एक मेजर बॉडी जो है वो क्रिएट किया गया 2019 में। एक संस्था और भी है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, इसको जो है कंस्टिट्यूट किया गया था 2006 में ऑन द बेस्ड ऑफ रंगराजन कमेटी रिकमेंडेशन, मतलब रंगराजन कमीशन के जो है रिकमेंडेशन पे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना की गई थी। इसका क्या रोल है कि इंश्योर प्रोफेशनल ओवरसाइट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिलीज प्रोटोकॉल, तो ये जो है इसके मेजर काम है। बाकी जो है ये जो संस्थाएं NSO, CSO, NSSO मतलब उसी जो संस्थाओं को जो हमने डिस्कशन किया उसी से संबंधित जो है इनके बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये एक बैंक जो है बनाया गया है, तो मतलब कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसने क्या MOU साइन किया है किससे, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक कौन सा है, तो ये एक तरीके से जो ब्रिक्स बैंक जिसको बोलते थे पहले, उसका नाम जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक है। तो वो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो चाइना में बेस्ड है, तो उससे MOU साइन किया गया है कि टू बूस्ट कोऑपरेशन इन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लीन एनर्जी फाइनेंसिंग इन इंडिया, मतलब जो है इसमें कोऑपरेट करेगा क्या लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में और साथ साथ क्लीन एनर्जी से संबंधित प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में। अब देखते हैं कि जो है नेशनल ये जो नाफिड है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, उसके बारे में क्या क्या जो है कुछ डिटेल्स हम देख लेते हैं। ये जो बैंक है अंडर द कंपनीज एक्ट गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसको जो है नोटिफाई किया एज ए पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में ये हमको ऐसा दिखता है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। मेन जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था सन 2021 में, इस्टेब्लिश इन 2021 एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए स्पेशली फोकस करें इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के लिए, तो इसके लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्ट। मतलब इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत 2021 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे प्रोजेक्टों को ये फाइनेंस दे। इनिशियली द सेंट्रल गवर्नमेंट विल ओन 100% शेयर, मतलब शुरुआत में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप 100% थी। बाद में जो है सब्सिक्वेंट ईयर, मतलब जैसे जैसे समय पास होता जाएगा तो गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग जो है इसको घटा करके 26% तक ले आएगी, और बाकी रेस्ट ऑफ द 74% जो है इसके अलग अलग शेयर होल्डर हो सकते हैं, या तो जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को भी ये सेल कर सकती है, या स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें पार्टिसिपेशन हो सकता है, चाहे अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है इसमें शेयर ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन इसमें केवल 26% तक रह जाएगा फ्यूचर में। इसको रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
एन एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एसेस इट्स परफॉर्मेंस एवरी 5 ईयर। मतलब जो है इसके परफॉर्मेंस को एसेस करने के लिए, ऑडिट करने के लिए एक सेपरेट एजेंसी जो है, एक एक्सटर्नल एजेंसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जो इसका ऑडिट और इसका परफॉर्मेंस को रिव्यू करेगा। ये जो है 5वां इंडिया का नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, ये इंडिया का 5वां जो है 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। मतलब जो है 5वां इंस्टीट्यूशन है जो इस टाइप का फाइनेंसिंग करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को। ऑब्जेक्टिव क्या है? एड्रेस द गैप इन लॉन्ग टर्म नॉन रिसोर्स फाइनेंस फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। मतलब जो है जो गैप है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो है, जो मतलब नॉन रिकोर्स फाइनेंसिंग फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जो लोन वगैरह जो मिलना चाहिए, चाहे गैप है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इस तरीके से होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा, तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। स्ट्रेंथन द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया एंड सस्टेनेबली बूस्ट द कंट्रीज इकोनॉमी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स है उसको उस मार्केट को स्ट्रेंथन करना। बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स मतलब जैसे देखिए क्या है कि ये एक तरीके का बॉन्ड जारी करेगा। मान लीजिए कोई भी इंस्टीट्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी जो है अगर कोई प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो वो अपना जो है बॉन्ड जारी करेगा। उस बॉन्ड को परचेस भी जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही, ये जो बैंक है वो करेगा। तो एक तरीके से जो है बॉन्ड मार्केट और डेरिवेटिव मार्केट भी स्ट्रेंथन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित। और ये जो है अब जैसे बॉन्ड जारी किया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर L&T है, चाहे मतलब KNR कंस्ट्रक्शन है, NCC है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, वो उनको अगर फंडिंग चाहिए तो एक बॉन्ड जारी करेंगे। उस बॉन्ड को कौन परचेस करेगा? मान लीजिए नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, वो अगर परचेस किया तो उसको परचेस करने के बाद ये पैसा देगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। तो वो पैसा बैंक कहाँ से लाएगा? बैंक लाएगा जो है, ये कहाँ से पैसा लाएगा? इंडियन और फॉरेन करेंसी में ये फंड इकट्ठा कर सकता है। और कहाँ से लेगा लोन? ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, RBI से, बैंक से, ये यहाँ से पैसा उधार लेगा और उसको जो है थ्रू द बॉन्ड एंड डेरिवेटिव्स जो है फाइनेंस करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को। तो इससे दोनों चीज़ें हैं, एक तो जो है बॉन्ड और डिवेंचर मार्केट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है वो डेवलप होगा, ठीक है, और साथ ही साथ जो है एक लिक्विडिटी भी बनी रहेगी मार्केट में फाइनेंस को लेकर के। अब क्या है कि इम्यूनिटी टू द चेयरपर्सन एंड द एम्प्लॉई, इसके जो चेयरपर्सन है और एम्प्लॉई उनको क्या इम्यूनिटी दी गई है? तो नो इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द NBFID एम्प्लॉइज विदाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स प्रियर अप्रूवल इन द केस ऑफ चेयरपर्सन और एनी अदर डायरेक्टर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर इन द केस ऑफ अदर एम्प्लॉई। मतलब जो है अगर जो चेयरपर्सन है उनके अगेंस्ट में कोई केस अगर आता है, इंक्वायरी करना है, तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन करना, तो विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के, प्रियर अप्रूवल के, मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके उनके अगेंस्ट में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है चेयरपर्सन के। और जो अदर डायरेक्टर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं उनका अगर, और जो एम्प्लॉई है उनका जो है अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर से जो है परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ, इनको इम्यूनिटी दी गई है। कोर्ट्स विल आल्सो रिक्वायर्ड प्रियर सैंक्शन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग NFID। तो मतलब जो है कोर्ट विल आल्सो रिक्वायर प्रियर सैंक्शन, मतलब जो उनको भी जो है कोर्ट इंक्वायरी से पहले भी जो है वो सैंक्शन की ज़रूरत है। जब इनका जो है कोई भी इंक्वायरी, चाहे कॉग्निजेंस वगैरह जो ऑफेंस वगैरह होगा उसमें उससे संबंधित अगर कोई लिटिगेशन है तो उसके पहले भी प्रियर जो है सैंक्शन चाहिए। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं आर एस्टेब्लिश टू द कैटर द डिमांड फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो मतलब जिस सेक्टर के लिए ये लॉन्च किए जाते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक, तो उसके लॉन्ग टर्म डिमांड को जो है एक तरीके से फाइनेंस करते हैं, मतलब उसकी देखरेख करते हैं। इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश इन 1948। तो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो भारत का पहला जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अभी जो है 5 जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो कौन कौन से हैं? एक नेशनल हाउसिंग बैंक जो कि हाउसिंग सेक्टर को जो है कैटर करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर और रूरल से संबंधित जो है चीज़ों को जो है एक तरीके से मतलब फाइनेंस के रूप में कैटर करता है। SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है। और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जिसका हमने डिस्कशन किया वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो ये हुआ हमारा नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए जो भी हमारा ये डिस्कशन। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। देखिए एक तो ग्रोथ की बात जब करते हैं तो आ जाता है हमारा GDP, GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, GNP, और सबसे बड़ा चीज़ जो है ग्रोथ है तो व्हाट इज़ द डेवलपमेंट, क्या ग्रोथ का
पॉजिटिव कोरिलेशन है डेवलपमेंट के साथ या निगेटिव कोरिलेशन है डेवलपमेंट के साथ, या ग्रोथ जो है वो गारंटी देता है कि डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो मतलब एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव होता है। जीडीपी में भी क्या है, जीडीपी के कैलकुलेशन करने के बहुत सारे मेथड हैं, किस मेथड को आदमी मतलब भारत सरकार जो है फॉलो करती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो सब्सिक्वेंट जो है जैसे टॉपिक आएगा या जैसे जैसे मेरी सीरीज कंप्लीट होती जाएगी, और साथ में जब हम इकोनॉमिक्स के जो मतलब जो है बेसिक्स इकोनॉमिक्स जब हम कवर करेंगे स्टैंडर्ड बुक से, तो इसको जो है पूरा डिटेल से देखेंगे। अभी देखते हैं इस करंट अफेयर 2025 में क्या क्या चीज़ें जो है जीडीपी और ग्रोथ रेट से संबंधित जो है ये दिया हुआ है। तो पहला इसमें पॉइंट है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक्चुअली बीच में हमेशा जैसे जब भी एक पॉलिटिकल डिबेट होता है तो एक बात आता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, चाहे हिंदू का जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से क्या कोरिलेशन है, एक पॉलिटिकल इशू भी हो जाता है। हम यहाँ पे जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कशन करेंगे। द टर्म रेट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ डिस्क्राइब इंडिया स्लो रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 3% पर ईयर ड्यूरिंग द 1950s to 1980s, अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। हुआ क्या था कि 1950 से लेकर 1980 तक जो भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट था वो लगभग 3.5% के आसपास था, और ये जो 3.5% था वो एकदम स्लो ग्रोथ रेट था। इसी को ही जो है उस समय जो है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला जाता था, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो हिंदू का जो पॉपुलेशन है देश में, उसका जो है बाकी जो रिलीजियस ग्रुप है, जैसे इसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, तो उनके कंपैरिजन में हिंदुओं का जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो स्लो था। तो इसलिए जो है इसको कॉइंड किया गया था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के रूप में, क्योंकि उस समय की इकोनॉमी जो है अपनी जीडीपी जो है वो स्टेगनेंट थी। स्टेगनेशन मतलब बहुत या तो स्थिर थी एक ही जगह पे, स्थिर एक ही जगह पे तो नहीं, लेकिन बहुत स्लो ग्रोथ रेट था। द पीरियड फीचर अ मिक्स्ड इकोनॉमी विथ सिग्निफिकेंट स्टेट कंट्रोल ओवर की इंडस्ट्रीज एंड वाइड स्प्रेड सिस्टम ऑफ परमिट एंड लाइसेंस राज। मतलब वो जो दौर था 1985 से 80 वाला, उस समय मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही थी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन द सेंस कि गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ प्राइवेट का भी पार्टिसिपेशन था, लेकिन बेसिकली जो है गवर्नमेंट का ही रोल था। गवर्नमेंट वहाँ पे रेगुलेटर, इनेबलर और सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ खुद भी जो है बिजनेस करती थी। एट दैट टाइम द बिजनेस वाज एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट खुद भी बिजनेस करती थी, और साथ साथ जो है उस समय जो सिस्टम चलता था परमिट राज और लाइसेंस राज, मतलब बिना गवर्नमेंट के परमिट और लाइसेंस के कोई इंडस्ट्री जो है ओपन करना वो मुश्किल काम था, मतलब इसको लाइसेंस राज बोलते थे। ये जो है हिंदू ग्रोथ रेट जो है, इस वर्ड को कॉइन किया था राज कृष्णा, जो है इकोनॉमिस्ट थे राज कृष्णा 1978 में। वो उस समय स्लगिश ग्रोथ रेट जो था, स्लो ग्रोथ रेट जो था, उसको जो है मार्क करके, इंडिकेट करके क्रिटिसिज्म के तौर पे ये वर्ड को उन्होंने यूज किया था। इट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म रियल जीडीपी ग्रोथ एंड इज नॉट कनेक्टेड टू द रिलीजन बेस्ड इकोनॉमिक बिहेवियर इन मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो रिलीजन बेस्ड चाहे पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, एक्चुअली में ये इकोनॉमिक वर्ड जो किया गया था यूज लॉन्ग टर्म रियल जीडीपी ग्रोथ को देखते हुए, मतलब 30 सालों के लगातार जो है पिछले जीडीपी को ग्रोथ को देखते हुए जो स्टेग्नेशन था उसको लेकर के ये वर्ड कॉइन किया गया था, जो आज भी जो है एक इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, इकोनॉमिक टर्म्स में इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, न कि एक पॉलिटिकल इशू है। फिर मैंने अभी जो बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें क्या क्या डिफरेंस है, और क्या ग्रोथ डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है, या ग्रोथ जरूरी है कि ग्रोथ से गारंटी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही। देखते हैं तो जो ग्रोथ है वो क्या है कि क्वांटिटेटिव टर्म है, मतलब जैसे हम क्या है 100 रुपये है, 100 रुपये पे आज हैं, कल हम 110 रुपये पे चले गए, तो हमारे यहाँ पे क्या है 10% का ग्रोथ हुआ, इसको हम बोलते हैं 10% का ग्रोथ। तो ये 10% क्या है, क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव एक्सपांसन ऑफ आउटपुट दैट इज राइज इन द जीडीपी, मतलब जो है जीडीपी का जो क्वांटिटेटिव टर्म में जो है इंप्रूवमेंट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हम कभी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में थे, अब अगर 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहे हैं तो 4 से जो 5 हुआ वो हमारा एक क्वांटिटेटिव टर्म हुआ, वो हम उसको जो है मतलब एक तरीके से ग्रोथ में काउंट करते हैं। ठीक है, ये हुआ, इसमें जो ये प्रोग्रेस जीडीपी में दिखता है। डेवलपमेंट में क्या है कि आपका जीडीपी ग्रोथ कितना है क्वांटिटेटिव टर्म में, उससे मतलब नहीं है, ये बात क्वालिटी की करता है। क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे क्या आपके ग्रोथ से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है कि नहीं, हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं, एजुकेशन हो रहा है कि नहीं, इक्विटी मतलब बराबरी और सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं, मतलब इससे जो है क्वालिटी आपके जो है लिविंग स्टैंडर्ड की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो रही है। अगर हो रही है तो ये आपका डेवलपमेंट है। फोकस एरिया क्या होता है ग्रोथ का, प्राइमरीली ऑन द इनपुट एंड आउटपुट, मतलब कुल मिलाकर के जो है इसमें इनपुट आउटपुट मतलब जो है एक तरीके जो है मॉनेटरी वैल्यू जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। डेवलपमेंट में क्या है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी जो है, ह्यूमन कैपेबिलिटी जो टर्म्स आता है, ये जो है
और वेलबींग, ये जो है मेन इकोनॉमिक टर्म्स जो है, जो अमर्त्य सेन जो है ये बोलते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी, मतलब आदमी के जो हमारा ह्यूमन है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी वेलबींग बढ़ रही है कि नहीं है, बढ़ रही है, उससे हमारा जो है डेवलपमेंट को मेजर किया जाएगा। तो की फोकस एरिया क्या होता है डेवलपमेंट में, ह्यूमन बींग का कैपेबिलिटी होना, डेवलपमेंट होना, वेलबींग होना, हेल्दी होना, एजुकेटेड होना, ये जो है हमारा डेवलपमेंट की कैटेगरी में आता है। की इंडिकेटर्स क्या हैं ग्रोथ के, तो जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम, ये जो है इसको मेजर करने के तरीके हैं ग्रोथ को। डेवलपमेंट को मेजर करने के, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के क्या क्या इंडिकेटर हैं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें जो है उससे हमको डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। जैसे एचडीआई वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमको पता चलता है कि हाँ डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर घट रहा है तब पता चलता है कि हमारी गरीबी घट रही है, और मल्टी डायमेंशनल वे में अगर गरीबी घट रही है तो वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। सोशल प्रोग्रेस, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब जो जीवन काल जो होता है वो अगर बढ़ता है लोगों का तो भी उसको जो है वो पॉजिटिव होता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। शिक्षित लोग, लिटरेसी जो है इंडिया की बढ़ना भी ह्यूमन डेवलपमेंट के दायरे में आता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो डज नॉट रिवील हाउ बेनिफिट्स आर शेयर्ड, मतलब देखिए अब इसमें क्या है कि अगर जीडीपी 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 4 हो चला गया, चाहे 5 ट्रिलियन चला गया यूएस डॉलर के टर्म में इंडिया का, तो ये हमको इंडिकेट नहीं करता है कि गरीबी घटी है कि नहीं, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है कि नहीं, या लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा कि नहीं। हो सकता है कि जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उससे हमारा इनकम इनइक्वलिटी बढ़ गया, जो बढ़ी हुई जीडीपी चाहे बढ़ा हुआ ग्रोथ जो इंडिया का है उसका मेजर जो है चंक, मेजर पैसा जो है वो टॉप मोस्ट जो बिजनेसमैन है, 20, 30, 50 जो बिजनेसमैन उनके पास चला गया। तो इसका मेजरमेंट जो है, डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट जो है करना वो संभव नहीं होता, वो मतलब यह विजिबल नहीं होता है। डेवलपमेंट में क्या है, ये तो सेंट्रल इक्विटी इज ए सेंट्रल, मतलब इसमें बराबरी जो है वो इसका सेंट्रल थीम है। रिक्वायर्स ग्रोथ टू ट्रांसलेट इनटू वेलफेयर फॉर ऑल द ग्रुप, मतलब अगर इसमें इसकी जो बातें हैं ये बोलता है कि ग्रोथ का जो है ट्रांसलेशन होना चाहिए वेलफेयर में, वेलबींग में। तो ये इसको जो है अगर जनरली जो है वेलबींग मतलब जो है आपको गरीबी रेखा से लोग कितने निकल करके आ गए, कितने लोग शिक्षित हो गए, कितने लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया, तो इससे जो है हमको ये पता चलता है कि डेवलपमेंट हो रहा है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। सिंपल चीज़ है कि अगर ये हम बोले कि इस साल हमने जो है 50 लाख लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया है, ठीक है, या 1 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल गया है, तो इससे क्या होता है, ये हमको जो है डेवलपमेंट दिखता है। इसको हम मेजर कर सकते हैं। बहुत सारे पैमाने हैं, बहुत सारे मेजरमेंट है, बेंचमार्क है, उस पर हम इसको मेजर कर सकते हैं। वेलफेयर इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से क्या है कि अपसेंट मेरली मेजर मार्केट ट्रांजेक्शन। वेलफेयर पर्सपेक्टिव से क्या है ना कि ग्रोथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वही बात यही है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो मे भी जो है वो कंसंट्रेटेड हो, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली जो है वो क्या है मेजर करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फाइनेंशियली जो है ग्रोथ को। लेकिन अगर इसमें देखा जाए डेवलपमेंट में तो कोर कंसर्न क्या होता है, वेलफेयर ही होता है। लिंक्स इकोनॉमिक आउटकम टू ह्यूमन फ्लोरिशिंग, मतलब इकोनॉमिक आउटपुट जब तक ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए अगर नहीं यूटिलाइजेशन हो रहा है तो उसका मतलब जो है हम उस ग्रोथ का डेवलपमेंट में मतलब जो है नहीं मानते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेजरमेंट डेवलपमेंट का जो है वो मतलब जो है जब तक ह्यूमन फ्लोरिशिंग नहीं होगा तब तक वो नहीं हुआ है। इन्वायरमेंटल कंसर्न क्या है भाई, देखिए जीडीपी ग्रोथ रेट में तो इन्वायरमेंट टोटली इग्नोर्ड है, लेकिन बात जब डेवलपमेंट की होती है, सिंपल सा चीज़ है, जैसे अब दिल्ली है, अब दिल्ली में विंटर सीजन का जो पॉल्यूशन है आप उसको क्या बोलेंगे, अगर दिल्ली का पर कैपिटा इनकम निकाला जाए, दिल्ली का जीडीपी निकाला जाए तो वो हमेशा ग्रोथ है, लेकिन क्या इन्वायरमेंटल वो सस्टेनेबल है, तो यहाँ पर जो है, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जब इन्वायरमेंट की बात आती है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात होगी, तो क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो यहाँ पे जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, यहाँ क्या है इन्वायरमेंट जो है डिग्रेडेशन हो रहा है। तो ग्रोथ सेफगार्ड्स रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, तो मतलब अगर यहाँ पर जो है अगर हम ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो ये क्या होगा डेवलपमेंट। और किस टाइप का डेवलपमेंट, ग्रोथ विथ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और जो है रिसोर्स जो डिप्लीशन होता है उसका सस्टेनेबल वे में अगर यूटिलाइजेशन हो, तो जुडिशियस यूटिलाइजेशन हो, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हुआ हमारा जो है जीडीपी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है और कौन बेटर है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो मेजरमेंट जो है पैरामीटर्स जो है वो ज़्यादा बेटर इंडिकेट करते हैं, मतलब सोसाइटी के इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से। और ये जो है ग्रोथ की बात जब करते हैं तो ये केवल एक मॉनिटरी
मॉनेटरी वैल्यू होती है जो इंडिकेट करती है कि हाँ मॉनेटरी रूप में, पैसे के रूप में देश का तो ग्रोथ हो रहा है, लेकिन उसका ट्रांसलेशन जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो रहा है कि नहीं, वो हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वेरियस इंडिकेटर से पता चलता है।